Hello student, today I am teaching you business studies for class 11. Our today's topic is global depositories. It is the topic of your chapter source of business financing. Fine. So in my previous video I already covered few of the topic regarding this chapter like significant and nature of business finance. This is the chapter 7. Then classification of source of fund on the basis of period basis, ownership basis, source of generation basis as explained you. Then equity shares, then preference shares. Now in this video I'll cover your global depository receipts, that is called GDR in short ways, and one more topic, retained earning. It is the part of your owner's capital. So first of all, GDR we can say global depository receipts. इट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है इशूड अब्रॉड बाय अ कंपनी टू रेज फंड, जिसकी हेल्प से हम कंपनी का फंड रेज कर सकते हैं अब्रॉड से भी, बाहर के कंट्री से भी, ठीक है, इन सम फॉरेन करेंसी एंड इज लिस्टेड एंड ट्रेडेड ऑन अ फॉरेन स्टॉक एक्सचेंज. तो और इसके हेल्प से हम फॉरेन स्टॉक जो एक्सचेंज है उसमें शामिल होकर के इंटरनेशनली अपने फंड को, जो फॉरेनर इन्वेस्टर्स हैं उनके फंड से अपने उनके अमाउंट से अपने फंड को रेज कर सकते हैं. सो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट GDR. फर्स्ट, द ऑर्डिनरी शेयर्स ऑफ एन इंडियन कंपनी आर डिलीवर्ड टू द ओवरसीज डिपोजिटरी. तो यहाँ पे जो कंपनी, जो इंडियन कंपनीज की जो ऑर्डिनरी शेयर्स होते हैं वो ओवरसीज डिपोजिटरी के हेल्प से आउटसाइड जो कंट्री के बाहर के जो इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए शेयर्स को इशू किया जाता है, विच इन टर्न अपॉइंट्स अनदर इंटरमीडिएटरी. तो जिसमें हमें एक इंटरमीडिएटरी की ज़रूरत पड़ती है, नोन एज कास्टोडियन. तो उनको हम क्या बोलते हैं? कास्टोडियन बोलते हैं, फॉर कीपिंग द फिजिकल पोजीशन ऑफ सच शेयर्स, जो कि फिजिकली उन शेयर्स के ट्रांसफ़र का पूरा ट्रांजेक्शन्स देखते हैं, ठीक है. देन द डिपोजिटरी इशू GDR टू फॉरेन सिटीजन्स. तो जो GDR की हेल्प से हम फॉरेन सिटीजन्स के लिए वो शेयर्स इशू कर रहे हैं, विच सेटिस्फाइड दैट शेयर्स ऑफ इंडियन कंपनी आर हेल्ड बाय द डिपोजिटरीज कस्टोडियन. तो ये श्योर होना चाहिए, ये बिल्कुल क्लेरिफाई है, एकदम क्लियर है कि इंडियन कंपनीज के द्वारा जो शेयर्स इशू किए जा रहे हैं वो जो डिपोजिटरीज हैं कस्टोडियन उनका काम करती हैं, ठीक है. Holders of GDR do not carry any voting right but only dividends and capital appreciations. ठीक है. तो जैसे कि जो इक्विटी शेयर्स हैं या प्रेफरेंस शेयर्स हैं वो तो डिविडेंड गेट करते हैं कंपनी का, लेकिन यहाँ पे इस कंडीशन में अगर हम चेक करें तो जो कंपनीज होती हैं, कंपनीज ओनली डिविडेंड पे टू देयर डिविडेंड but not any, they not got any type of voting rights. So it is a negotiable instrument and can be ट्रेडेड फ्रीली लाइक एनी अदर सिक्योरिटी, ठीक है. ये अपने आप में एक इंस्ट्रूमेंट हम कह सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है, एक फ्रीली ट्रेड है ये, जिसमें आप इजीली अपने शेयर्स को बेच सकते हैं, ठीक है. GDR कैन बी कन्वर्टेड इनटू शेयर्स एट एनी टाइम. जो GDR है उसकी हेल्प से जो भी अमाउंट आप उसमें डिपॉजिट कर रहे हैं वो कभी भी उसको शेयर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है. सो एज GDR आर डोमिनेटेड इन US डॉलर, तो GDR US डॉलर में चलता है, इसमें जो डीलिंग होती है, दे आर नोन एज डॉलर डोमिनेटेड इंस्ट्रूमेंट. तो हम इनको डॉलर डोमिनेटेड इंस्ट्रूमेंट कह सकते हैं. एनी इंडियन कंपनी विद गुड प्रॉफिट रिकॉर्ड कैन रेज फाइनेंस फ्रॉम द इंटरनेशनल मार्केट थ्रू GDR. तो इंडिया की कोई भी गुड रेप्यूटेड कंसर्न जो है कंपनी है वो अपने फंड को रेज करने के लिए इंटरनेशनली GDR की हेल्प ले सकती है. तो एक फैक्ट मैं आपको बता दूं कि जो हमारा रिलायंस कंपनी है वो इज़ द फर्स्ट इंडियन कंपनी टू रेज $150 मिलियन इन May 1992 थ्रू इशू ऑफ GDR इन इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट. तो GDR की हेल्प से हमारी रिलायंस जो कंपनी है फर्स्ट टाइम इसने $150 मिलियन से अपना फंड रेज किया. नाउ नेक्स्ट, रिटेन अर्निंग्स. सो रिटेन अर्निंग इज़ वन ऑफ द ओनर्स फंड. ये ओनर फंड कहलाता है, ठीक है. सो द एंटायर अर्निंग ऑफ अ कंपनी आर नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड एज डिविडेंड अमंग द शेयर होल्डर्स.
तो जैसा कि सारा ही डिविडेंड हम अपने शेयर होल्डर्स को पे नहीं कर देते, उसके बाद जो थोड़ा बहुत अमाउंट बचता है उसको हम रिटेन अर्निंग में डालते हैं, जिसको हम सेविंग कहते हैं। अ रीजनेबल पार्ट ऑफ इट इज़ रिटेन एज रिजर्व और अ सरप्लस। तो एक रीजनेबल पार्ट जो हम बचा के रखते हैं उसको हम सरप्लस कहते हैं या हम रिजर्व कहते हैं। रिटेन अर्निंग रिफर्स टू दैट पार्ट ऑफ प्रॉफिट विच इज़ कैप्ट एज रिजर्व फॉर यूज़ इन द फ्यूचर। तो जो हमारा रिटेन अर्निंग होता है वो ऐसा अमाउंट होता है जिसको हम फ्यूचर में यूज़ कर सकते हैं, इसीलिए इसको हम ओनर्स कैपिटल की कैटेगरी में रखते हैं, क्योंकि ये वो फंड होता है जिसमें हमें कोई भी डिविडेंड पे नहीं करना, कोई भी इंटरेस्ट पे नहीं करना, ठीक है, कोई सिक्योरिटी बेसिस पे हम इसको रेज नहीं कर रहे हैं, ठीक है। नाउ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट रिटेन अर्निंग, सो इट इज़ ऑल्सो नोन एज इंटरनल फाइनेंसिंग। इसको हम इंटरनल फाइनेंसिंग भी कहते हैं, सेल्फ फाइनेंसिंग कह सकते हैं, या प्लाकिंग बैक ऑफ प्रॉफिट भी कह सकते हैं कि हमने अपने प्रॉफिट को ही दोबारा यूज़ किया है। रिटेन अर्निंग्स आर शेयर होल्डर्स फंड्स एंड देयर इज नो एक्सटर्नल लाइबिलिटी, company in under no pressure to pay back this amount. So as in previous I told you that we not bind to pay the interest or dividend while we are enjoying the retain earning. So retain earning cannot be used by a newly established company and it has to rely on the external source of company. तो जो हमारा रिटेन अर्निंग होता है वो हमारा, हम कह सकते हैं कि जो न्यूली इस्टेब्लिश कंपनी होती है उनका रिटेन अर्निंग बहुत कम होता है। तो ऐसी कंडीशन में न्यूली जो कंपनीज़ हैं दे प्रेफर एक्सटर्नल सोर्स ऑफ फंड, तो वो एक्सटर्नल सोर्स ऑफ फंड से अपने फाइनेंस को रेज करते हैं। अदरवाइज जो ओल्ड स्टैब्लिश्ड गुडविल जिनके कंपनी का अच्छा है वो अपनी रिटेन अर्निंग से ही काम चला लेते हैं। The amount of retained earning depends on many factors like net profit, dividend policy, age of the organization. तो जो रिटेन अर्निंग है वो डिपेंड करता है कि किसी कंपनी का नेट प्रॉफिट कितना है, वो डिविडेंड कितना अर्न करती है, या कितना डिविडेंड पॉलिसी क्या है, कैसे डिविडेंड वो पे करे अपने शेयर होल्डर्स को, ठीक है। अगर अच्छा रेट वो पे कर रही हैं तो उनका रिटेन अर्निंग कम बचता है, अगर वो डिविडेंड सही रेट पे नहीं कर रही हैं तो दैट्स मीन दे रीस्टोरिंग देयर रिटेन अर्निंग। एंड एज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन पे डिपेंड करता है, अगर ऑर्गेनाइजेशन बहुत पुराना है, उसको गुडविल बहुत अच्छा है, तो उस कंडीशन में रिटेन अर्निंग अच्छा रहेगा, अच्छा स्टॉक सेविंग होगा, ठीक है। नाउ मेरिट्स ऑफ रिटेन अर्निंग, तो सबसे पहला डिपेंडेबल सोर्स, जो रिटेन अर्निंग है वो एक डिपेंडेबल सोर्स है, ठीक है, हमें एक्सटर्नल सोर्स को रेज करने का ज़रूरत नहीं पड़ता। Then economically it is one of the economical method of financing as it does not involve any cost in the form of interest, dividend and flotation cost, ठीक है। मोर फ्रीडम, जो रिटेन अर्निंग है वो हमारे लिए एक बहुत ही बढ़िया ईजी वे है कि हम ईजिली उस फंड को रेज कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, फ्रीडम है, फ्लेक्सिबिलिटी है, ठीक है। देन फोर्थ, एबिलिटी टू ऑब्जर्व शॉक्स इन बिजनेस, तो कंपनी में अगर कोई भी रिस्क है या अदर कोई शॉक्स होते हैं तो उस टाइम पे भी रिटेन अर्निंग हमें हेल्प करता है। इन्हांस मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर, तो जो हमारा रिटेन अर्निंग है उससे हम अपनी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ की क्रेडिबिलिटी को भी बढ़ा सकते हैं। अगर किसी साल हमें प्रॉफिट अर्न नहीं हुआ है तो हम अपनी रिटेन अर्निंग की हेल्प से डिविडेंड पे कर सकते हैं या अपने क्रेडिटर्स को जितना अमाउंट उनको देना है वो पे कर सकते हैं। देन स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड, तो द कंपनी विद एडुकेट सरप्लस कैन पे अ स्टेबल रेट ऑफ डिविडेंड। अगर हमारा रिटेन अर्निंग हमारे पास सही है तो हम जितना हमने डिविडेंड रेट फिक्स किया है वो डिविडेंड रेट फिक्स हम उसके अकॉर्डिंग पे करते हैं। नाउ लिमिटेशन ऑफ रिटेन अर्निंग, अब हम लिमिटेशन की बात करें तो सबसे पहला डिससेटिस्फेक्शन अमंग शेयर होल्डर्स। देखो कंपनी में ऐसा होता है कि व्हेन द कंपनी अर्न सम प्रॉफिट इन दैट कंडीशन फर्स्ट the payment given to the creditor, then to the dividend and then to the preference shareholders and equity shareholders। तो हम कह सकते हैं कि डिससेटिस्फेक्शन होता है शेयर होल्डर के बीच में कि कंपनी एट द टाइम व्हेन द कंपनी अर्न्स वेरी मच हाई रेट एंड इवन देन द फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड गेटिंग बाय द शेयर होल्डर्स, देन द वन ऑफ द पॉइंट कम्स इन देयर माइंड दैट if the company is already getting very high interest rate, even then they are not getting any type of bonus and any type of increment in their dividend. So this shows the dissatisfactions among the shareholders. Then second, uncertain, okay, so it is not fixed that each and every year you will get some amount of money so that you will save your in the form of retain earning, तो ये भी एक uncertain है, this is also comes in limitation of retain earning. Then ignore opportunity cost,
ठीक है। तो द रिटेन अर्निंग इन्वॉल्व्स अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, द रिटर्न विच इज शेयर होल्डर्स वुड हैव अर्न इफ द प्रॉफिट वर नॉट कैप्ड एज अ रिजर्व। अगर वो अपने रिजर्व को नहीं रख पाते हैं तो आने वाले समय में वो जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट उनको जहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना है वहाँ पे वो इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हैं, तो उनको रिटेन अर्निंग रखना ज़रूरी है, ठीक है। एंड डेंजरस ऑफ ओवर कैपिटलाइजेशन, अगर बहुत ज़्यादा हमारे पास पैसा है तो हम उसको अननेसेसरली वेस्ट ना करें। सो उस कंडीशन में हमें क्या करना है, वी मस्ट गिव बोनस टू अवर ओन शेयर होल्डर्स और टू अवर इक्विटी शेयर होल्डर्स, सो दैट नेक्स्ट टाइम ऑल्सो दे परचेज द शेयर्स ऑफ आवर कंपनी, ठीक है। तो ये लिमिटेशंस हैं सारी रिटेन अर्निंग की। नाउ इन नेक्स्ट वीडियो आई विल एक्सप्लेन यू American Depository Receipts, that is ADR.